और वो ऐसा भी मानते थे कि मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि, मेरा किसान परिवार में होना और खाटी निखालिस जिसे बोलते हैं गांधीवादी होना और नेहरू समर्थक ना होना एक बड़ा कारण है जिससे उनका राजनीतिक विकास है। तो 35 में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, हालांकि कांग्रेस की लीडरशिप ने वो नहीं माना, कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो आए हुए लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए 50% का आरक्षण सरकारी नौकरी में होना चाहिए। 50% ग्रामीणों के लिए, कि जिसमें ठाकुर भी है, त्यागी भी है, ब्राह्मण भी है, जाट भी है। तो जो बाद में चौधरी साहब पे जो आरोप लगाते हैं जातिवादी होने का, तो ये अनुचित भी है और ये ईर्ष्या से भी भरा हुआ। षड्यंत्र होने लगे, रामनेश यादव जी हटे, कर्पूरी ठाकुर जी हटे, देवीलाल जी हटे। तो दिल्ली और उसके आसपास नहीं, अंडमान तक से लोग आए थे। और इतिहास में कभी सुनते हैं माओ सेतुंग का लॉन्ग मार्च था, कभी उसमें उतनी भीड़ रही होगी जितनी चौधरी साहब की रैली में थी। और इतिहास गवाह है, उस रैली के बाद मुरारजी भाई भी और चंद्रशेखर जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनका तन मन सब डोल गया कि बगैर चौधरी साहब के ये ना ये सरकार चलेगी ना दोबारा इसका अस्तित्व रहेगा। नमस्कार। इस वक्त मैं जिन शख्सियत के साथ हूँ वो भारत की पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्य रहे और एक साधारण किसान परिवार से ये सफ़र उन्होंने शुरू किया, एक लंबा सफ़र। और आज के वक्त में ऐसे नेता कम हैं जो इतना ज़्यादा अध्ययन करते हैं, इतनी समृद्ध लाइब्रेरी उनके पास है, अभी भी घंटों अध्ययन में बिताते हैं। और एक वक्त में चौधरी चरण सिंह के बहुत करीबी रहे और उनके दिल में एक तरह से घर बना लिया आपने। आज भी चौधरी चरण सिंह का जिक्र जब आता है, जब चौधरी साहब की जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो, या चौधरी साहब की सियासत हो, या उनके समीकरणों पर बात हो, तो आपके बिना ये बात अधूरी रहती है। 23 दिसंबर को चौधरी साहब की जयंती है। उससे पहले हम ये चर्चा कर रहे हैं केसी त्यागी साहब के साथ। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आप कैसे चौधरी साहब के इतने करीब गए कि एक तरह से उनके दिल में घर बना लिया आपने, और उस समय के जो नेता थे वो सारे, वो उससे जेलसी भी फील करते थे कि इनके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि ये जो कहते हैं चौधरी साहब मान लेते हैं। असल में 9 अगस्त 1974 को चौधरी साहब ने लोकदल का निर्माण किया। कांग्रेस से निकल जाने के बाद वो एक राष्ट्रीय विकल्प की तलाश में लग गए थे। उन्होंने बीजू पटनायक की पार्टी उत्कल कांग्रेस से बात की, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के नेता पीनू मोदी मीनू वसानी से बात की, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण और कर्पूरी ठाकुर से बात की, और सब लोगों को लेकर के ये 9 अगस्त को ये उन्होंने दल बनाया। और हम बेसिकली प्रगतिशील जो एक समृद्ध विचारधारा है समाजवाद की, उससे निकल कर आए थे। सतपाल मलिक हमारे सीनियर थे, आरिफ मोहम्मद और राजेंद्र चौधरी हमारे समकालीन थे और प्रोमिनेंट यूथ लीडर्स में थे। हम सब लोगों ने ज्वाइन किया था। यद्यपि आर्थिक सवालों पर छात्रों युवाओं की इफेक्टिव भागीदारी को लेकर के और कई सवाल थे जिन पर चौधरी साहब से हमारा मत नहीं मिलता था। लेकिन एक तो पश्चिमी यूपी में उनके बगैर राजनीति संभव नहीं थी विपक्ष की। हमारे साथ के उस जमाने के बहुत सारे नेता यूथ कांग्रेस में भर्ती हो जाते थे कोटा परमिट के चक्कर में, लेकिन जो आदर्शवादी नौजवान थे जिन्हें कुछ समाज में कर गुजरने की करने की जो कोई इच्छा और शक्ति थी, वो विपक्ष में थी। उस समय जनसंघ का भी कोई ज्यादा असर नहीं था। फिर जयप्रकाश जी का आंदोलन भी समांतर चल रहा था। और ये आप 74 के आसपास? हाँ, 74 के आसपास की है। उसमें भी लोकदल की महती भूमिका थी, लेकिन चौधरी साहब जयप्रकाश जी से भी, जनसंघ से भी, समाजवादियों से सबसे ज़्यादा वो
कांग्रेस का विकल्प बनाने के लिए सब ज्यादा बेचैन थे और ईमानदार भी। उनका मानना था कि जब तक सारे दल मिलेंगे नहीं, एक पार्टी नहीं बनाएंगे, तब तक इंदिरा गांधी के साम्राज्य को चुनौती देना संभव नहीं है। इतिहास गवाह है कि ही प्रूव्ड करेक्ट। आपातकाल लगा और 1.5 साल तक संपूर्ण तानाशाही इंदिरा जी के नेतृत्व में रही। जयप्रकाश जी ने सबसे पहले महसूस किया, जो आंदोलन में नहीं मानते थे, जिनका मानना था कि आंदोलन से कोई चीज निकलेगी, तो जयप्रकाश जी जब गिरफ्तार हुए, सड़कें सुनी पड़ी थी, तो उन्होंने भी रियलाइज किया जनसंघ की वैचारिक प्रतिबद्धता थी। और जॉर्ज फर्नांडिस किसी भी दल में नहीं मिलना चाहते थे, बल्कि वो तो उन्होंने चिट्ठी लिखी जेल से कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, कि आज 77 के चुनाव में हिस्सेदारी नहीं होगी। हम भी और हमारे मित्र राजेंद्र चौधरी जो सपा में हैं, आपातकाल में गाजियाबाद के घंटाघर से चौधरी साहब के जन्मदिन 23 दिसंबर 1975 को हम लोग जेल गए, लंबे समय तक जेल में रहे। और चौधरी साहब को अच्छा लगा कि हमारा जत्था भी बहुत बड़ा था। चुनाव हुए, सरकार बनी और फिर इसका एक यूथ विंग बना, जिसमें लोकदल फैक्शन की तरफ से मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बना, जो मेरे लिए बहुत ही गर्व का मोमेंट था। हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी परिवार की भी, लेकिन उन्होंने चुना। और लेकिन ये सही है, उस संगठन के अंदर भी और जितने भी फॉरम थी, चौधरी साहब और उनकी इकोनॉमिक्स और उनकी पॉलिटिक्स को प्रोपेगेट करना, उसमें हम माहिर थे। कई अवसरों पर हमारे झगड़े भी हुए, हत्यापाई हुई है, मारपीट की नौबत नहीं आई, और हम ब्लाइंड फॉलोवर थे चौधरी साहब। खबरदार है, जैसे कोई देवी देवताओं के बारे में खराब टिप्पणी नहीं सुनते, जैसे दौर आजकल है जी, तो चौधरी साहब के बारे में हम कोई खराब टिप्पणी सुनना पसंद नहीं करते। कई जगह हत्यापाई की नौबत आई, और हमारी असहिष्णुता आप कह सकते हो कि कई बार हमने माइक भी लोगों का छीना, जिन्होंने चौधरी साहब के बारे में कोई टिप्पणी करनी चाहिए। चौधरी साहब का जनता पार्टी के नेतृत्व से, हालांकि मुरारजी भाई उन्हीं के बनाए जी, वो घटनाक्रम भी मेरी आंखों के सामने था। वो भी एक किस्सा है, ये कहा जाता है उस वक्त की जगजीवन राम बनने वाले थे, और चौधरी जगजीवन राम के खिलाफ चौधरी साहब कोई जाति व्यवस्था की वजह से नहीं था जी। जगजीवन बाबू जेपी मूवमेंट के या आपातकाल में जेल नहीं गए थे, तो उनसे गैर कांग्रेसी किसी समूह का नेतृत्व करा करके कोई बड़े बदलाव की इच्छा और अपेक्षा लोग नहीं रखते। मुरारजी भाई 19 महीने जेल भी रहे थे, हालांकि जगजीवन बाबू के साथ ज्यादा लोग थे। समाजवादियों का उनको समर्थन था, भाजपा भी कई बार सोचती थी कि उनके विषय में, और एक बड़ा कारण ये था उनका दलित होना। अगर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी से लड़ना है तो बाबू जगजीवन राम एक बड़ा नाम था, लेकिन वो किस्सा लंबा हो जाएगा। चौधरी साहब ने उनको सपोर्ट किया, और सबसे ज्यादा एमपी उस लोकसभा में चौधरी साहब के थे। मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर के गवर्नर की नियुक्ति तक कोई इफेक्टिव साझेदारी हमारी नहीं थी। जनसंघ दूसरा बड़ा घटक था, तो चरण सिंह जी का लोकदल और बीजेपी उस आज की और जनसंघ दोनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में सरकार दी। यद्यपि चंद्रशेखर जी का घटक दल, बाबू जगजीवन राम जी की सीएफडी और मोरारजी भाई की कांग्रेस ओ ने सभी जगह हमारे उम्मीदवारों का विरोध किया, और ये खाई पहले दिन से ही बनती और बढ़ती चली गई। चौधरी साहब का जो वैचारिक और आर्थिक चिंतन था, उस पर मोरारजी भाई से उनकी कई सवालों पे तकरार हुई, और ये बढ़ती चली गई। मैं न सिर्फ मोरारजी भाई से, अगर चौधरी साहब के पूरे पॉलिटिकल करियर को देखते हैं तो पहले नेहरू जी से उनकी अनबन रहती है,
फिर मोरारजी भाई से रहती है, और उससे पहले जब वो यूपी की पॉलिटिक्स में थे तो जीबी पंत साहब से उनकी ट्यूनिंग बढ़िया थी, लेकिन बाद के जितने मुख्यमंत्री हुए उन सब के साथ उनकी अनबन हुई। तो इसकी क्या वजह? देखिए, नेहरू जी से तो उनका अनबन या पॉलिटिकल डिफरेंसेस वो गांधीवाद को लेकर के था। उन्होंने लिखा भी है और वो बोलते भी थे। 1952 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनती है तो एग्रीकल्चर के लिए 35% का एलोकेशन होता है और इंडस्ट्री के लिए 15% का होता है। पटेल जी की बीच में मृत्यु हो जाती है और जिसे फार्म लॉबी आप कहते हैं वो गैर हाजिर है, और 62 आते आते प्राथमिकताएं इस कदर बदल जाती हैं कि इंडस्ट्री 35% और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कुल 15%। इन पर चौधरी साहब लगातार लिखते भी रहे, बोलते भी रहे, और उन्होंने सहकारी खेती का विरोध करके भी पंडित नेहरू को नाराज किया। 1947 जवाहरलाल के बाद पंत जी सबसे बड़े नेता थे इन इलाकों में कांग्रेस के। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उन्हीं को गृह मंत्री बनाया गया था। उनके 3 संसदीय सचिव, लाल बहादुर शास्त्री, सीबी गुप्ता और चौधरी चरण सिंह, बहुत कम लोगों को मालूम। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन गए। 1967 आते आते सीबी गुप्ता चीफ मिनिस्टर बन गए और चौधरी चरण सिंह जो है मछली और पशुपालन मंत्री बना दिए। तो ये गैर इंसाफी और गैर बराबरी जो चौधरी साहब के साथ की गई थी उससे मन उनका क्षुब्ध था, और वो ऐसा भी मानते थे कि मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि, मेरा किसान परिवार में होना और खाटी निखालिस जिसे बोलते हैं गांधीवादी होना और नेहरू समर्थक ना होना एक बड़ा कारण है जिससे उनका राजनीतिक विकास मैं और इस बात को मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो ग्राम स्वराज का गांधी का कंसेप्ट था वो उसके ज़्यादा करीब थे, और जो नेहरू का सोवियत कंसेप्ट था उसको वो नहीं मानते थे। चौधरी साहब ने सारी किसान जातियों को एक मंच पे इकट्ठा किया। 78 की जो उनकी रैली है, कहा जाता है कि ऐसी कोई रैली उसके पहले, और दिल्ली के आसपास के सारे प्रदेशों के बल्कि उड़ीसा तक के लोग उस रैली में आए। तो ये जो कॉम्बिनेशन था उनका, कास्ट कॉम्बिनेशन, जिसके प्लेटफॉर्म पे वो सारी किसान जातियों को एकजुट करते थे, ये उन्होंने कैसा बनाया? और फिर वो मंडल कमीशन तक इसको लेकर के गए, मंडल कमीशन का गठन उन्होंने। देखिए, चौधरी साहब का इसमें बियॉन्ड मंडल था। 1935 में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, हालांकि कांग्रेस की लीडरशिप ने वो नहीं माना, कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो आए हुए लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए 50% का आरक्षण सरकारी नौकरी में होना चाहिए। मतलब गांव के लिए आरक्षण, गांव के लिए, जिसपे खसरा खतौनी हो, उस परिवार का लड़का जाए नौकरी। कास्ट का कोई इशू, उसमें कास्ट नहीं, उसमें जनरल कास्ट हो तो भी मिलेगा नहीं। उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए जब किसी ने पूछा जी, तो उन्होंने कहा कि 25% उनके लिए कर दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50% ग्रामीणों के लिए की, जिसमें ठाकुर भी है, त्यागी भी है, ब्राह्मण भी है, जाट भी है। तो जो बाद में चौधरी साहब पे जो आरोप लगाते हैं जातिवादी होने का, तो ये अनुचित भी है और ये ईर्ष्या से भी भरा हुआ। अंग्रेजी अखबार तो उनको जाट लीडर लिखते थे। हाँ, नहीं तो, और उनके कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, कोई चरित्रहीनता का नहीं लगा सकते, परिवारवाद को बढ़ाने का नहीं लगा सकते चौधरी साहब। तो वो तो और जो किसान रैली की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चौधरी साहब को मंत्रिमंडल से हटाया गया, वो ग्रामीण जनमानस को चुभा और बुरा लगा। और फिर जो इनके मुख्यमंत्री थे उनके विरुद्ध भी षड्यंत्र होने लगे। रामनेश यादव जी हटे, कर्पूरी ठाकुर जी हटे, देवीलाल जी हटे। तो दिल्ली और उसके आसपास नहीं, अंडमान तक से लोग आए थे, क्योंकि उस रैली के जो संयोजक थे वो राजनारायण जी, नरेंद्र सिंह जी थे, और उनके सहयोगी साथियों में हम भी शामिल थे। और इतिहास में कभी सुनते हैं माओ सेतुंग का लॉन्ग मार्च था, कभी उसमें उतनी भीड़ रही होगी जितनी चौधरी साहब की रैली में थी। और इतिहास गवाह है, उस रैली के बाद मोरारजी भाई भी और चंद्रशेखर जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनका
तन मन सब डोल गया कि बगैर चौधरी साहब के ये ना ये सरकार चलेगी ना दोबारा इसका अस्तित्व रहेगा। उन्होंने बाकायदा इनवाइट करके इनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया। वो भी घटनाक्रम में बता दूं, उस दिन चौधरी साहब के साथ में भी गया था, उनको हल्का सा बुखार भी था। करतार सिंह थे, मुरारजी भाई ने बुलाया था, तो लौट कर आए तो चौधरी साहब दुखी थे। उन्होंने कहा देखो मुझको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, फिर 6वें 7वें नंबर का मंत्री बने, खैर बाद में वित्त मंत्री बने और पहली बार ग्रामीण आंचलों के बढ़ा हुआ बजट